नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसको आइए एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं और कौन से टॉपिक जो है अभी तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यह है विषय सूची और आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, ठीक है, जैसे कि वर्ष 2020 के प्रमुख नियुक्तियां हैं, वर्ष 2020 में प्रमुख निधन हैं, स्पेशल रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि खासकर जो है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीआई टैग, चुनाव विशेष बिहार अमेरिकी हो गया आपका, नवीनतम पर्यावरण प्रयास थे यानी इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स हो गया, भारत की प्रमुख रिपोर्ट या नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट हो गए, प्रमुख सूचकांक, महत्वपूर्ण दिवस उनकी थीम हो गए, योजनाएं हो गई। इसके साथ साथ जो है महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय अंतर सम्मेलन हो गए, चर्चित पुरस्कार, कोविड-19। तो यहाँ तक ने जो है हम लोग बिल्कुल कवर कर लिए हैं। ठीक है, जो आज का वीडियो होगा वो नेक्स्ट पॉइंट 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे इस वीडियो हम लोग इस बुक का पूरा जो थ्योरी वाला पोर्शन उसको कवर कर लिया जाए। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है वर्ष 2020 के प्रमुख मोबाइल ऐप। आइए देखते हैं हम लोग। बात की जाए अगर गरुड़ ऐप की, तो गरुड़ ऐप यह बिहार सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करने हेतु जो है ये इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, संजीवनी ऐप की अगर बात की जाए तो बिहार सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं इस तरह जो है यहाँ के बिहार सरकार द्वारा ये प्रमुख ऐप हैं। इस ऐप के जरिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। वहीं पे कोरोना सहायता ऐप की अगर बात की जाए तो बिहार राज्य सरकार की द्वारा बाहर जो रह रहे प्रवासियों को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करना। इंद्र वज्र ऐप बिहार सरकार जो कि आकाश में बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी देना, दैट इज इंद्र वज्र ऐप। ठीक है, मेघ संदेश ऐप की अगर बात की जाए तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। यह जो है ऐप जो है मौसम, वर्षा, बाढ़ के बारे में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आपका मित्र ऐप दैट इज हरियाणा सरकार का है। इसके तहत छात्र प्रवेश एवं छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। प्रवासी राहत मित्र ऐप की बात की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं की जो लाभ को जो है दिलाने हेतु कोविड-19 के दौरान। ठीक है, आयुष कोच ऐप की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहीं पर नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि स्वास्थ्य उपचार में जो है सहायता मिल सके। यादव क्या है, यादव मोबाइल ऐप की अगर बात की जाए तो केरल राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया ऐप है और यह नशीली दवाओं की वितरण पर रोक लगाने के लिए है। वहीं पे निगाह ऐप की अगर बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु। आत्मनिर्भर भारत ऐप क्या है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा यह ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की निर्माण हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके तहत उन तकनीकों और स्टार्टअप को पता लगाना है जो विश्व स्तरीय ऐप बनने की जो है क्षमता रखते हैं। ठीक है, ई ज्ञान मित्र ऐप की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु। हरित पथ मोबाइल ऐप, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक करिए। यह जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के द्वारा जो है इसको मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस सड़क निर्माण में जो है हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु है। इससे लागत में 25% की कमी आएगी। ई ब्लड सर्विस ऐप क्या है, तो इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त जो है उपलब्ध कराना। इस ऐप के जरिए शहर में ब्लड बैंक में रक्त को उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। मेरा वतन ऐप की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उपराज्यपाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसके जरिए कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, बात की जाए जो आरोग्य सेतु ऐप की, तो ये जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा, इसको सब लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया होगा मैक्सिमम। तो आरोग्य सेतु ऐप की अगर बात की जाए तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसके तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में, ठीक है, आता है तो यह व्यक्ति उसको सचेत कर देता है। किसान रथ मोबाइल ऐप की अगर बात की जाए तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और किसान तथा व्यापारी जो है फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे इस किसान रथ मोबाइल ऐप के जरिए। हमसफर मोबाइल ऐप की अगर बात की जाए तो ये श्रम मंत्रालय का है। वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों, अस्पतालों, होटलों आदि के दरवाजे पर ईंधन डीजल की जो है वो डिलीवरी करना है। मनी ऐप की बात की जाए तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप, यह जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है और भारतीय बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जो है मदद करना है। आप कमेंट में करके बताइएगा कि मनी का जो है वो फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है वर्ष 2020 के प्रमुख वेब पोर्टल। आइए देखते हैं, पहला जो पोर्टल है वह है धरणी वेब पोर्टल। तो धरणी वेब पोर्टल जो है बेसिकली तेलंगाना स्टेट्स जो है ये इसको तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकार जो है भूमि और संपत्ति से जो है संबंधित लेन देन का ब्यौरा करेगी। ठीक है, मो विद्युत पोर्टल की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य सरकार का है और विद्युत उपभोक्ताओं के शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ई धरती जियो पोर्टल की बात की जाए तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और प्रॉपर्टी खरीदारी से जो पहले उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वह उससे प्राप्त करने के लिए है। कृतज्ञता पोर्टल की अगर बात की जाए तो यह असम सरकार के द्वारा है और पेंशन भोगियों को उसमें पेंशन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। ग्राम दर्शन पोर्टल की बात की जाए तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा और इसमें जो है क्या है कि सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुंच जो है बनाने हेतु ग्राम दर्शन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। बात आती है सृजन पोर्टल की, तो यह एक रक्षा मंत्रालय का पोर्टल है जिसमें उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती हैं ताकि इन वस्तुओं के आयात को जो है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए रोजगार की तलाश करने वालों को जो है उपलब्ध नौकरी की जो है जानकारी मिलेगी। बात आती है सत्यभामा पोर्टल की। यह कोयला मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया ऐप है जिसमें जो है खनिजों के खनन के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना तथा नए अनुसंधानों का विकास करने हेतु वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। बात की जाए अगर एट वन क्लिक पहल, तो यह जो है गुजरात राज्य सरकार की है और एक जो है ऑनलाइन सहायता प्रणाली है जिसके तहत MSME बड़े उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट जो पोर्टल है वह है चैंपियंस पोर्टल। तो यह MSME मंत्रालय का पोर्टल है जिसमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, ठीक है, इससे संबंधित जानकारी चैंपियंस पोर्टल से मिलेगी। बात आती है गरुड़ पोर्टल। तो गरुड़ पोर्टल बेसिकली जो है नागरिक उड्डयन का मंत्रालय का पोर्टल है जिसमें ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक जो है स्प्रे करना है। आई गार्ड पोर्टल, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसमें क्या है कि डॉक्टरों, नर्सों, स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस संगठनों
स्वयंसेवक आदि को जो है कुशलता से संभालने के लिए यह प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो पोर्टल है वह है युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल की अगर बात की जाए तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय दैट इज शिक्षा मंत्रालय, इसके तहत कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। बात की जाए अगर मनोदर्पण पोर्टल की, तो मनोदर्पण जो पोर्टल है यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी पहल है। ठीक है, बात आती है कि इसमें क्या है, तो इसमें मनोदर्पण में छात्रों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। कर्मभूमि पोर्टल की अगर बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, और इसमें जो है राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए आईटी कंपनियों में नौकरी जो है मुहैया कराने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात की जाए रोजगार बाजार पोर्टल, तो यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है ये, ठीक है, दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है ये उनकी सरकार दैट इज अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ पर जो है दिल्ली में रोजगार तलाशने वालों को एक मंच प्रदान किया जाएगा दैट इज रोजगार बाजार पोर्टल। सुरक्षा पोर्टल की अगर बात की जाए तो सुरक्षा पोर्टल जो है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, सॉरी, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वास्तविक समय में उनकी स्थिति की जानकारी एकत्र करना है, और इस पोर्टल को प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो पोर्टल है वह है स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है, क्या है, स्टैंडर्ड इन इंडिया। अगर स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की अगर बात की जाए तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया, जिसके जरिए विदेश में फंसे पर्यटक भारत सरकार तथा विदेशी सरकार द्वारा घर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसकी जानकारी जो है मिल सकेगी। ठीक है, तो ये सारे जो है स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या है, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। नेक्स्ट पोर्टल है होप पोर्टल। होप पोर्टल की अगर बात की जाए तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा और राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर के लिए जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है बजट 2020-21। ठीक है, तो बजट से संबंधित जो है मुख्य तथ्यों पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली यह जो है पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण जो है वो निर्मला सीतारमण का रहा, जो कि लगभग 2 घंटे 40 मिनट का। इससे पहले भी जो है रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वह 2 घंटा 13 मिनट का था। वह जसवंत सिंह जब जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, बात आती है बजट 2020-21। तो इसका जो थीम था, विषय जो था वह था जीवन यापन में आसानी, दैट इज ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो बजट 2020-21 का जो थीम था वह था जीवन यापन में आसानी। बात आती है कि बजट 2020-21 जो है मुख्यतः किन बातों पर जो है इसको फोकस किया गया था बजट में, तो वह 3 जो है विषय हैं। ठीक है, यह जो पॉइंट है वह यूपीपीसीएस फिल्म्स जो कि 11 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ, उस एग्ज़ाम में इस पॉइंट को पूछा गया था। तो मुख्यतः जो है 3 बातें जो हैं वह है, पहला महत्वाकांक्षी, दूसरा है आर्थिक विकास और तीसरा जिम्मेदार समाज। तो बजट 2020-21 में यह 3 पॉइंट पर फोकस किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में जो है 6.5% वृद्धि का अनुमान है।
बजट 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो अगर पूछा जाता है कि भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। इसके पहले जो है वो अमेरिका नंबर 1 पर है, जिसकी जीडीपी है 21.4 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की 14.1 है। वहीं जापान की अगर बात की जाए तो 5.2, और जर्मनी की अगर बात की जाए तो 3.9। वहीं इंडिया की अगर बात की जाए तो 2.9। ठीक है, ये सभी ट्रिलियन डॉलर में हैं। अगर बात किया जाए जो 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, इसको 5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य है कब तक है, तो इसको पॉइंट दिमाग में रखना है, वर्ष 2024। ठीक है, फाइनेंशियल अगर पूछा जाता है तो 2024-25। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2020-21 में इंजीनियरों को जो है रोजगार देने के लिए 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 में सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो बजट में जो है मेंशन है कि जो LIC की जो हिस्सेदारी है वह जो है बेच दी जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा दर्ज प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है चल रहा है इनका काम। बात आती है बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी। IDBI बैंक। ठीक है, बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपीज़। इस बजट में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का भी लक्ष्य रखा या प्रस्ताव रखा गया है। बजट 2020-21 के तहत किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो यह जो है प्रस्ताव है, याद रखना है जनजातीय संग्रहालय कहाँ बनेगा, तो वह शहर है रांची, झारखंड। नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 के तहत कितने राज्यों में पुरातात्विक स्थलों की संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा। तो वह 5 हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला जो है हरियाणा स्टेट, दूसरा यूपी और तीसरा असम, चौथा गुजरात, 5वां तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो है काम कब तक पूरा करने की बात कही गई है, तो 2023 है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक है, तो वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है, 100। नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रावधान किया गया है। तो बजट में बताया गया है कि 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि बजट 2020-21 में जो है कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है, अगर ऑप्शन में 150, 250, 300 जो है 100 है, तो आपको सिंपली क्लिक करना है 150 पर। नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 में कितने नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा जो है वो शुरू करने की बात कही गई है, 550। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों के जल्दी जो खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किस जो है तेज परिवहन की शुरुआत बजट 2020-21 में की गई है, तो वह है किसान रेल। किसान रेल की अगर बात की जाए तो जो तीसरा लेक्चर है रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स, उसमें जो है पूरा डिटेल्स में जो है रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स पूरा कवर किया गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि किसान रेल की अगर बात की जाए तो पहली जो किसान रेल है वह जो है जो पहली किसान रेल है वो जो चली थी वो दानापुर से जो है चलाई गई थी। ठीक है, देवलाली टू दानापुर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है UPPCS फिल्म्स 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, कि पहली किसान रेल जो सेवा शुरू की गई थी कहाँ से कहाँ तक, देवलाली टू दानापुर। आपको अगर देखना है रेलवे से स्पेशल करंट अफेयर्स लेक्चर 3 को जो है अच्छे से कवर कीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचने के लिए
कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है पहुंचने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? योजना का नाम है कृषि उड़ान योजना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने हज़ार किलोमीटर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो सिंपल सी बात है, 27,000 किलोमीटर। कितना है? 27,000 किलोमीटर है, 16,000 से बढ़ा करके। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को जो लक्ष्य रखा गया है बजट 2020-21 के हिसाब से वो कितना बढ़ाया जाएगा, तो 9,000 बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 27,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2014 से 19 के दौरान भारत में जो FDI आया है 284 बिलियन डॉलर है। ठीक है। तो अगर FDI पूछा जाता है कि 5 सालों में, तो आपको बताना है 284 बिलियन डॉलर। अगर कहीं 2 ऑप्शन बना के दे दिया कि भारत में FDI की जो है वो बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 सालों की तुलना में, यानी तो अगर 2009 से लेकर के अगर जो है 14 तक तुलना की जाए, उसके बाद तो 9 से अगर 14 और 14 से 19 की तुलना की जाएगी, तो 14 और 19 क्या है, उसमें जो है FDI का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। ठीक है। तो कितना है प्रेजेंट में जो 5 सालों में 14 और 19 के बीच, तो 284 बिलियन डॉलर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बजट 2020-21 में जो नए स्लैब रेट हैं टैक्स के, उनको हम एक बारी देख लेते हैं। तो ये रहे जो है नए स्लैब जो है रेट रहे हैं, आप देख सकते हैं नई कर प्रणाली है, यानी कि ये बेसिकली जो स्लैब रेट होता है या यहाँ पर जो है इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है, ना कि कंपनीज के बारे में। ठीक है। तो इंडिविजुअल यानी जो इंडिविजुअल अगर इनकम टैक्स पढ़े होंगे, किसी थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के बारे में अगर पता होगा, इनकम टैक्स दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स में जो स्लैब रेट है, यहाँ पर ह्यूमन इंडिविजुअल की बात की जा रही है। ठीक है। तो अगर किसी की जो इनकम है अगर वो 5 लाख से कम है, तो उसको बिल्कुल कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात की जाए किसी की इनकम जो है 5 लाख हो जाती है, 5 लाख से अगर कम है तो कोई नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए अगर हो जाती है और 7.5 लाख रुपए तक इनकम उसकी है, तो 10% टैक्स है। वहीं पे 7.5 लाख से अधिक और 10 लाख तक है तो 15%, और 10 लाख से अधिक और 12.5 लाख रुपए तक अगर है तो जो है 20% जो है यहाँ पर टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। बात की जाए अगर 12.5 लाख रुपए से 15 लाख तक की इनकम है तो 25%, और 15 लाख से अधिक इनकम है तो जो है 30% जो है फ्लैट रेट है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। सिंपल से है, आप टेलीग्राम जो है सर्च बॉक्स में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम, तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टडी किंगडम। ठीक है। तो वहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट में आपको दे दूँगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है दूध प्रसंस्करण क्षमता की। तो बजट 2020-21 के अनुसार दूध जो प्रसंस्करण क्षमता है उसको जो है 2 गुना करने का लक्ष्य कब तक है? तो अगर पूछा जाता है तो आपको क्लिक करना है वर्ष 2025 तक। यहाँ पर दिया नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो क्षमता है उसको जो है करना है 108। ठीक है। 108 टन बढ़ा करके करना है। ठीक है। 2 गुना कर देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बजट 2020-21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन की अगर बात की जाएगी तो 2 लाख टन जो है 2022-23 तक करने का लक्ष्य रखा है, और दुग्ध उत्पादन की अगर बात की जाएगी तो वर्ष 2025 तक दोगुना करने का 108 टन।
नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजना की चर्चा। तो निर्भीक की अगर बात की जाएगी, निर्भीक योजना, तो निर्भीक योजना जो संबंधित है वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। विवाद से विश्वास की योजना की अगर बात की जाएगी तो मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए, ठीक है। विवाद से विश्वास वह इनकम टैक्स से पूछा जाएगा तो इनकम टैक्स यानी से भी संबंधित योजना है, ठीक है। बात आती है पीएम कुसुम योजना की, तो यह सिंचाई के लिए सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाया जाना है। इस योजना के तहत कुसुम, ठीक है, कुसुम का जो है फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म आप जो है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए जो है घोषणा की गई है, वह है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो 16 सूत्रीय जो एक्शन प्लान है किस सेक्टर से संबंधित है, एग्रीकल्चर, कृषि से, ठीक है। बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 100 ज़िले जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उसके लिए सरकार व्यापक उपाय करेगी, जो कि बजट 2020-21 में मेंशन है। कितने ज़िलों को, भारत के 100 ज़िले जो कि पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धनलक्ष्मी शब्द का जो प्रयोग बजट में किया गया है तो वह बेसिकली किसके लिए किया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली महिलाओं के लिए क्लिक किया करना है, ठीक है। किसके लिए है धनलक्ष्मी, महिला से संबंधित शब्द के लिए, ठीक है। बात आती है अब रुपया। रुपया आता है यानी जो गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं उनके जो सोर्सेस हैं वो जो है यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में। तो अगर बात की जाए इनकम टैक्स की यानी आयकर टैक्स की अगर बात की जाए तो टैक्स की यहाँ पर जो है वो 17% टैक्स की जो सोर्स होता है इनकम की, तो इनकम की सोर्स में जो है जो टोटल इनकम होती है गवर्नमेंट की उसमें जो है टैक्स जो है 17% हिस्सेदारी रखता है। वहीं पे अगर बात की जाए, ये रहा इनकम टैक्स का, ठीक है। वहीं पे अगर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अगर बात की जाए तो ये जो मैन्युफैक्चर से जो टैक्स लगता है, ठीक है, हाँ, तो ये जो टोटल इनकम है, अगर इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो हिस्सा जो है इनकम को उसमें 70% जो है इनकम टैक्स का हिस्सा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो हिस्सा है वो 7%, यानी जो इंडिया में अपने जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कारोबार किया जाता है उससे जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है। तो जो उस टैक्स को अगर इंग्लिश में आप बात करेंगे तो वो होता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CEC, ठीक है, CED। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा जो है वो 7% है। वहीं पे अगर बात की जाए निगम टैक्स, कारपोरेट टैक्स की, तो 18% है। और GST, ठीक है, माल और सेवा कर, तो ये भी 18% है। तो GST और जो निगम कर है उसका जो हिस्सा है वह इक्वल है इनकम के हिसाब से, ठीक है। जो अदर टैक्स की अगर बात की जाए तो अदर जो कर भिन्न राजस्व है वहाँ पर 10% है। और सीमा शुल्क की अगर बात की जाए, सीमा शुल्क जो कि इंडिया के बाहर से जो सामान जो है इंपोर्ट होके आता है उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो वहाँ जो है 4% जो है हिस्सेदारी रखता है, ठीक है, दैट सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी। उधार और अन्य देयताएँ की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो गवर्नमेंट की इनकम होती है यानी गवर्नमेंट से जो लोन जो देती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट को, वह जो है उससे जो है 20% की हिस्सेदारी इनकम में होती है। तो अगर पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, इनकम का जो सोर्स है वह सबसे ज़्यादा कौन सा सोर्स है, तो आपको सिंपली क्लिक करना है कि उधार और अन्य देयताओं से जो इनकम होती है वह 20% है, ठीक है। जबकि GST से आप देख रहे हैं 18, कारपोरेट टैक्स से 18, ठीक है, आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स आप देख रहे हैं 17, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो याद रखना है कि उधार और अन्य देयताओं से जो है 20% है इनकम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भाई पैसा तो आता है और दूसरा है वो पैसा रुपया जाता भी है। तो आइए देख लेते हैं। तो बजट में जो पैसे आते हैं, ठीक है, आपने देख लिया कि बजट में सबसे बताया गया कि जो इनकम बजट के हिसाब से होगी, अब बताया जा रहा है कि वो उधार और अन्य देयताएं, ठीक है,
इनसे होंगी। बात आती है अब कि रुपया जो आ रहा है, ठीक है, यानी रुपया जो जाएगा सबसे ज़्यादा, जो गवर्नमेंट के जो बजट में पैसे आएंगे तो हिसाब जो खर्चे होंगे वो किस किस सेक्टर में कितने हैं, आइए देख लेते हैं। बात की जाए अगर ब्याज भुगतान की, तो आप देख सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, हाँ, अगर बात की जाए ब्याज भुगतान में तो 18%, वहीं पे कर और शुल्क जो कि राज्यों का जो हिस्सा होगा 20% जो इनकम होगी उसमें। वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण की अगर बात की जाए 10, केंद्रीय क्षेत्र स्कीमें की 13% है, अन्य व्यय 10% है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें 9%, पेंशन में खर्चे जो आएंगे वो 6%, वहीं सब्सिडी पे जो खर्चा है वो 6% है, और रक्षा पे जो है 8% है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वह जो है करों और शुल्क में जो राज्य का हिस्सा है 20% है, ठीक है। जबकि इनकम की जो बात कही गई थी बजट के हिसाब से वो था उधार और देवताएं जो कि 20% लायबिलिटीज, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसमें देने का प्रावधान किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है बजट के हिसाब से वह फूड में है, ठीक है। बजट 2020-21 के अनुसार लड़कियों का जो नामांकन प्राथमिक स्तर पर 94.32%, माध्यमिक स्तर पर 81.32% है, और उच्चतर माध्यमिक की बात की जाए तो 59.7%, ठीक है। यानी इसका टारगेट है कि इनरोलमेंट जो है ये होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर 94.32%, 81.32% माध्यमिक स्तर पर। वहीं पे जो है 59.7 जो प्रतिशत है वो उच्चतर माध्यमिक पर लड़कियों के इनरोलमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। बात आती है बजट 2020-21 में कौन सा जो है टैक्स कर जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो वह है लाभांश वितरण कर, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बेसिकली ये क्या होता है तो कि जो कंपनियां जो लाभ कमाती थी, ठीक है, तो जो लाभ कमाती थी तो उनके जो बेसिकली जो डिविडेंड जो दिया जाता है वो कंपनी के जो इक्विटी होल्डर होते हैं, ठीक है। जो कंपनी अकाउंट पढ़ते हैं उनको पता होगा, थोड़ा बहुत जानते हो, तो जो कंपनियां होती हैं कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो उसमें एक इक्विटी होल्डर होते हैं, जो इक्विटी होल्डर यानी मालिकाना हक उनका होता है उसमें, ठीक। तो उनको जब कंपनी जब लाभ कमाती है तो उनको जो है डिविडेंड के तौर यानी लाभांश के तौर पर उनको वितरण करती है। तो लाभांश वितरण करने से पहले क्या अभी तक क्या होता था कि उस लाभ को वितरण करने से पहले जो लाभ मिलता था और उस लाभ को जो है कंपनी इक्विटी होल्डर में शेयर किया जाता था। ये जो लाभ होता था उस पर लाभ वितरण करने से पहले कंपनी को टैक्स चुकाना होता था, ठीक है, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके बाद जो है इक्विटी होल्डर को वितरण किया जाता था। लेकिन क्या है कि अब कंपनियों के जो है ताकि कंपनियां जो है इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, इसलिए इस टैक्स को जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या है समाप्त कर दिया गया। अब ये टैक्स जो है कंपनियों के हाथ में जो टैक्सेबल ना होकर के अब जो इंडिविजुअल जिन लोगों को टैक्स जो है मिलेगा यानी डिविडेंड जो कंपनी द्वारा जो रिसीव करेंगे उनके हैंड में ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो यह रहा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। बजट 2020-21 के अनुसार 2006 से 16 के दौरान 271 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए हैं, यानी अब ये गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो अंशदान है का कार्यान्वयन जो है वो शुरू होगा। कब से, 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। बजट 2020-21 के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करेगी, ठीक है, OPOD। नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2020-21 के अनुसार भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। तो भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण जो है यह संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत इसको स्थापित किया जाएगा। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का जो कर्ज है वो GDP का कितना प्रतिशत है। तो 48.7%।
कर्ज, ठीक है, लोन है। बजट 2020-21 के अनुसार किसी संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दैट इज URN जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। वह है चैरिटी जो संस्था संगठन होंगे, ठीक है, संस्थान के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट 2020-21 के अनुसार किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है गिफ्ट शहर गुजरात, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि हाल ही में बजट के अनुसार 2020-21 के अनुसार जो गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी, स्थापित की जाएगी, किस शहर में? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, MSME सेक्टर में कितने रुपए की टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना जो है अनिवार्य हो गया है? तो अब जो है 5 करोड़, ठीक है। पहले जो ये सीमा थी वह 1 करोड़ थी, ठीक। यानी अगर आपका जो टर्नओवर है, सालाना जो सेलिंग है, उसका अगर टर्नओवर अगर 1 करोड़ से अधिक होता था तो पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी था। लेकिन अगर MSME सेक्टर में है, आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ अगर है, तब जो है ऑडिट आप कराइए, ठीक है। उसके पहले अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट 2020-21 के अनुसार TB को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है कब तक है? वर्ष 2025। ब्रुसलोसिस बीमारी जो है उसको ख़त्म करने का लक्ष्य कब है? 2025। मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2025। भेड़ और बकरियों में पेटिस जो रोमिनेंट बीमारी है उसको ख़त्म करने का लक्ष्य 2025, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सभी को जो है समाप्त करने का जो लक्ष्य है या पूरा करने का, तो वह जो है 2025 तक है। बात आती है बजट 2020-21 में महत्वपूर्ण आवंटन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ है। स्वास्थ्य के सेक्टर में जो है हेल्थ सेक्टर में कितना है 69,000। वहीं नल से जल योजना के लिए 3.6 लाख करोड़। जल जीवन मिशन 11,500 करोड़। नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 20,000 करोड़। वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4400 करोड़। वहीं पे स्वच्छ भारत मिशन के लिए अगर देखेंगे तो 12,300 करोड़ है। कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ है। औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़ है। पोषण कार्यक्रमों की 35,600 है। SC कल्याण के लिए 85,000 और ST के कल्याण के लिए 53,700 है। वहीं पे महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 है, ठीक है। तो महिलाओं ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है ये स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, और जल जीवन मिशन, ठीक है, क्योंकि नल जो है हर घर जो है नल पहुंचाना सुविधा, ठीक है, नल घर जल योजना के तहत। अब बात आती है कि शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं इतना अमाउंट है, ठीक है। तो आप एक सर से निगाह में आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्थिक सर्वेक्षण दैट इज इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। तो आइए टू द पॉइंट जो है आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग कवर करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे दैट इज आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व जो है वो संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो डॉक्यूमेंट है उसका जो रंग है वह लेवेंडर रंग में जो है मुद्रित छापा गया था, ठीक है, जो कि 100 के जो नोट है उसके रंग पर आधारित है, ठीक है। तो अगर रंग अगर पूछा जाता है तो लेवेंडर रंग, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 वित्त मंत्रालय के जो है प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में तैयार किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए 3 महत्वपूर्ण जो है पुस्तकों का विवरण किया गया। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है थिरुवल्लुवर के थिरुकुरल, ठीक है। तो थिरुकुरल जो है ये किसकी बुक है? थिरुवल्लुवर की। और वहीं पे अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो कौटिल्य। एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो 3 बुकें हैं, आप देख सकते हैं, अर्थशास्त्र, थिरुकुरल
और जो तीसरी बुक है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो अगर मान लो पूछ भी लिया जाए कि एग्जाम में कि थिरुकुरल की पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो थिरुलुअर। ठीक है, और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक तो एडम स्मिथ, क्योंकि यह जो है इकोनॉमिक सर्वे भी मेंशन है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो थीम है, विषय है, वह है वेल्थ क्रिएशन। क्या है? वेल्थ क्रिएशन। वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वह है 2.8%। वर्ष 2019-20 में औद्योगिक विकास में वृद्धि की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है 2.5%, वहीं सर्विस सेक्टर में जो है वृद्धि 6.9%। ये सभी जो है कोरोना से पहले के हैं, समझ रहे हैं आप। वर्ष 2019-20 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित जो महंगाई रही 1.5%, और वर्ष 2019 में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो महंगाई रही 4.1%। अप्रैल दिसंबर 2019 का औसत के आंकड़े पर जो है ये CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो ये WPI दैट इज होल सेल जो प्राइस है, इस पर जो है ये मूल्यांकन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, तो आपने देखा कि जो ये औसत के जो आंकड़े जो कि अभी आपने देखा कि जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में वृद्धि, सेवा सेक्टर में हो गया, महंगाई कितनी रहेगी, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है वो अप्रैल और दिसंबर 2019 के औसत आंकड़े पर जो है ये जो कि CPI और WPI के आधार पर जो है मूल्यांकन किया गया है। बात आती है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो है नया स्टार्टअप की जो है विकास में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा 3 व्यापारिक साझेदार देश की अगर बात की जाए तो पहला जो है अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा जो है संयुक्त अरब अमीरात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ रहा, वह रहा चाइना, जो कि 30.5.32, ठीक है, क्या है 35.32 अरब डॉलर का। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक जो व्यापार आधिक्य यानी सरप्लस जो रहा वह किस देश के साथ रहा, अमेरिका, जो कि 10.91 अरब डॉलर। तो इसमें पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है कि जो सरप्लस किस देश के साथ रहा व्यापार में, तो वो रहा अमेरिका। और घाटा की अगर बात की जाएगी डेफिसिट की, वो चाइना के साथ में। वही 3 बड़े जो व्यापारिक देश हैं भारत के साथ, वो है अमेरिका, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वही बार बार कि वर्ष 2020 तक जो वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था है बनाने में जो बुनियादी ढांचे के विकास में कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, 1.4 ट्रिलियन, ठीक है, यानी 5 ट्रिलियन अगर GDP को जो है बढ़ाना है 2024 तक, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो हमारे स्ट्रक्चर होंगे उनके डेवलपमेंट के लिए जो हमारा खर्च होना चाहिए वह जो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 वर्षों में पशुपालन क्षेत्र में वृद्धि की अगर बात की जाए तो 7.9% रही। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृद्धि रही वह कर्नाटका में, ठीक है। तो वृक्ष, वन और जब आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट तो उसमें भी ये डाटा मेंशन है, ठीक है। तो ये जो वन और वृक्ष क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि कहाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सेम जो है वहाँ पर आपको हमने जो पिछले क्लास में जो है पढ़े थे फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में भी यही था, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि सर्वथा क्रमशः जो रही, तो वन और वृक्ष क्षेत्र में जो सर्वाधिक कमी रही वो मणिपुर, ठीक है, और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ग्रामीण क्षेत्र में आय का दूसरा जो सबसे बड़ा स्रोत है वह पशुपालन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का जो स्थान रहा है कौन सा, तो दूसरा, जबकि पहले नंबर पर चाइना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो वर्ष क्या है कि विश्व की सबसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो रहा वो अभी आप बजट में भी देख के आए कि अमेरिका,
चाइना, जापान, जर्मनी, उसके बाद इंडिया 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किसी कंपनी में 50 से अधिक महिला कर्मचारी है तो उनके बच्चों को सुविधा के लिए CRECHE बनाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप कमेंट में करके बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 50 से अधिक किसी कंपनी में अगर महिला कर्मचारी है तो उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए जो है वो इसको बनाना अनिवार्य है। इसका आप कमेंट करके बताइए फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2014 से 18 के बीच नई कंपनियों का जो है बनाने का विकास दर वो कितना रहा है, 12.2%। विश्व की कुल निर्यात में भारत के निर्यात के हिस्सा की अगर बात की जाए तो जो भारत यानी जो टोटल जो विश्व में जो निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें जो भारत का हिस्सा होता है ना वो 1.64% है। वहीं पे अगर आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 70% जो है ग्रामीण जो लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए जो है कृषि पर आधारित हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल किसान जो है वो सड़कों पर हैं। बात आती है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 82% जो लोग हैं वो भारत में जो है वो लघु एवं सीमांत किसान हैं। ठीक है, कौन है, लघु एवं किसान सीमांत। बात आती है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत के GDP में माल एवं सेवाओं का जो आयात है यानी गुड्स और सर्विसेज का जो आयात होता है वह 21.2% है। वहीं पे अगर बात की जाए GDP में जो है माल और सेवाएं यानी जो GST का जो हिस्सा है 18.4% है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार कौन से उद्योग के उत्पादन में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है इसको, या जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक के सेक्टर में। ठीक है, और 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं। ठीक है, उनके नाम जो है आप कमेंट करके बताइए, जिसमें कि फर्टिलाइजर, सीमेंट एक्सेट्रा जो शामिल होती हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 में थॉलिनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो इसके अनुसार क्या है कि 2006 से 7 और 19 से 20 तक शहरी जो शाकाहारी जो थाली है उसको खरीदने की जो कीमत है वो 29% में क्या है, कमी आई है। दैट इज थॉलिनॉमिक्स। और वर्ष 2006 और 7 से और 19-20 तक जो मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत है उसमें क्या है, 18% की कमी आई है। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े देख लिया जाए। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक OSK टेलीग्राम, सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी। बात आती है कि महत्वपूर्ण आंकड़े, तो राजकोषीय घाटा की अगर बात की जाए तो GDP का 3.3%। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्थिक समीक्षा 2019-20 के हिसाब से राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट है वो GDP का 3.3% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राजस्व घाटा वहीं अगर बात की जाए तो जो राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट, आप देख सकते हैं 2.3% है। चालू खाता घाटा की अगर बात की जाए तो 1.5%। वहीं पे प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट की बात की जाए तो 0.1%। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो फिजिकल डेफिसिट है इसको याद रखना है, 3.3% है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में GDP वृद्धि की अगर बात की जाए तो 5% है। ठीक है, GDP की जो वृद्धि है 19-20 में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे वह कितनी है, तो 5% बताई गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो GDP वृद्धि है वो 6.5% क्या है, अनुमानित है। ठीक है, 19-20 में GDP वृद्धि 5% और जो नेक्स्ट ईयर दैट इज फाइनेंशियल 20-21 में जो अनुमानित है वह 6 से 6.5% है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, खासकर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 से 6.5% जो है अनुमानित है। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो कि जनवरी 2020 तक की अपडेटेड रिपोर्ट के हिसाब से $461.2 बिलियन। विदेशी ऋण की अगर बात की जाए तो सितंबर 2019 तक अपडेटेड तो $557.5 बिलियन। सेवा क्षेत्र का योगदान की अगर बात की जाए तो सेवा क्षेत्र में जो योगदान रहा वो 57.8%। वहीं उद्योग सेक्टर की अगर बात की जाए तो 28.3% और कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 13.9%। ठीक है, तो कोरोना के काल में आपने देखा होगा सभी सेक्टर जो है वो नेगेटिव में गए थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा वह पॉजिटिव में रहा। तो ये रहे हमारे जो है महत्वपूर्ण आंकड़े
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा आसान है, इन सब चीज़ों को आप देख लिए एक बारी नज़र से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। बात की जाए अगर भारत के प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी, और इनके पास जो मंत्रालय आप देख सकते हैं, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, तो ये सभी जो है नरेंद्र मोदी जी के पास ये सभी मंत्रालय हैं। ठीक है, सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया जाए, उसके जो मंत्रालय का जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री। बात की जाए अगर कैबिनेट के मिनिस्टर की, तो कैबिनेट मिनिस्टर को एक सरसरी निगाह में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय को जो है श्री राजनाथ हैं। बात की जाए अगर नितिन जयराम गडकरी, तो इनके पास 2 मंत्रालय है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग प्लस MSME। निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय प्लस जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इनके मंत्रालय इनके पास हैं। ठीक है, कितने? 4 हैं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस कपड़ा मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अगर बात की जाए, एस जयशंकर, इनके पास विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्टर। श्री अर्जुन मुंडा की अगर बात की जाए तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्लस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्लस भू विज्ञान मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं मंत्रालय के हेड कौन कौन है, मिनिस्टर कौन है। बात किया जाए अगर अमित शाह जी की, तो ये इनके पास गृह मंत्रालय है। ठीक है, वहीं पे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्रालय है। ठीक है, यह एक नया मंत्रालय है, तो ये इनके जो हेड हैं वो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री DV सदानंद गौड़ा जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। पीयूष गोयल की बात की जाए तो रेल मंत्रालय प्लस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्लस उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय है, यह पहले रामविलास पासवान जब थे तो उनके पास, लेकिन उनकी डेथ होने की वजह से यह मंत्रालय जो है पीयूष गोयल जो है वो संभाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो कि हाल ही में जो है वो रामविलास पासवान के पास था, किसके पास है इस समय? तो पीयूष गोयल के पास। श्री रविशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए तो ये जो है कानून एवं न्याय मंत्रालय प्लस जो है IT मिनिस्टर हैं और संचार मंत्रालय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। श्री थावरचंद गहलोत की अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय, दैट इज HRD मिनिस्टर। ठीक है, और श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट शिक्षा मंत्रालय जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात की जाए तो इनके पास रिजर्व जो सीट होती है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, तो ये रहे जो है प्रमुख मंत्रालय। और देख लेते हैं प्रकाश जावड़ेकर की बात की जाए तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान जिसके पास जो है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्लस जो है इस्पात। उसके बाद अगर बात किया जाए श्री प्रहलाद जोशी, तो इनके पास जो है संसदीय कार्य मंत्रालय प्लस कोयला मंत्रालय प्लस खान मंत्रालय। ठीक है, वहीं पे अगर गिरिराज सिंह की बात की जाए तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। ठीक है, ये भी अपनी काफ़ी बड़बोले वजह से जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। बात आती है अब स्वतंत्र प्रभार, तो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय को भी एक बार देख लिया जाए। संतोष गंगवार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रीपद यशो नाइक आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक शिक्षा मंत्र, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय। ठीक है, आयुष। किरण रिजिजू की अगर बात की जाए तो ये भी का इंपॉर्टेंट, दैट इज युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, और श्री राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय प्लस नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्वतंत्र प्रभार। बात आती है श्री राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, प्लस योजना मंत्रालय,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृत मंत्रालय प्लस पर्यटन मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्लस नागरिक विमान मंत्रालय, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। श्री मनसुख लाल जो है मंडाविया जो कि जहाज रानी और रसायन जो है उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। चलिए दोस्तों, तो हमने देखा जब मिनिस्टर देख लिए कैबिनेट स्तर के प्लस जो है जो स्वतंत्र प्रभार है। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार की आगामी लक्ष्य की, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपकी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, OSK टेलीग्राम, ठीक है। लिंक क्या है? OSK टेलीग्राम, सर्च बॉक्स में सर्च करिए मिल जाएगी। बात आता है कि आगामी लक्ष्य की, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है क्यूमुलेटिव वे पे दे रखा है, आप जो है बिल्कुल इसको देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या है। बात अगर किया जाए देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक है? तो वर्ष 2022, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सभी के सभी जो लक्ष्य हैं वो 2022 तक के हैं, ठीक है। कौन से? देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना, सबके लिए आवास मुहैया कराना, प्लस हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, प्लस किसानों की आय को दुगुना करना, प्लस जो GDP में विनिर्माण क्षेत्र दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 17% से बढ़ा करके जो है 25% करने का लक्ष्य है। और सभी गाँव को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ना, इन सभी के जो लक्ष्य है वो है एक ही साल है, वो है 2022 तक। अब बात कर लेते हैं 2023 तक क्या है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। हर घर में नल जल आपूर्ति का जो लक्ष्य है 2024। वहीं पे अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 3 टारगेट आपको दिख रहे हैं 2024 के, ठीक है। 2024 तक तो टारगेट है ये है, और एक टारगेट है वो है दिल्ली एक्सप्रेसवे मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे 2023 है, और ये सभी ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ये सभी 2022, ठीक है। तो हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी जो गांव जो कि 6.62 लाख गांव हैं उनको जोड़ने का जो लक्ष्य है वह स्वामित्व योजना के तहत 2024 तक है। वहीं पे अगर बात की जाए तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो कि 5 ट्रिलियन GDP की, तो वर्ष 2024-25, ठीक है। यानी 24 दिया है तो 24 पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर दिया है तो 24-25। भारत को TB मुक्त जो बनाने का लक्ष्य है गवर्नमेंट का हुआ है 2025 तक। वहीं पे बजट 2020-21 के तहत 200 नए एयरपोर्ट विकसित करने का बनाने का लक्ष्य है वो वर्ष 2025 तक है, ठीक है। बात किया जाए अगर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तो वर्ष 2025 तक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025 है, जबकि 5 ट्रिलियन GDP को जो है बनाने का लक्ष्य कब है? तो 2024, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य तो 2025 तक है, और प्रसंस्करण क्षमता का जो वो है 108 मिलियन टन है, ठीक है, MT। इतना टारगेट है गवर्नमेंट का। बात आती है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन तो वर्ष 2030 तक। वहीं पे जो है कुल वाहन में जो 30% इलेक्ट्रिक वाहन जो है करने का जो लक्ष्य है, यानी जो कुल इंडिया में वाहन उसमें 30% जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए, जो टारगेट है यह वर्ष 2030 तक जो है कंप्लीट करना है, गवर्नमेंट का टारगेट है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो टॉपिक है भारतीय राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, ठीक है। तो इसमें से वो क्वेश्चन बनते हैं जो रिसेंटली जो है अपडेटेड होते हैं, ठीक है। यानी जिस जगह पे इलेक्शन है या कुछ स्टेट जो हैं वह कुछ काफ़ी चर्चा में रहे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कुछ जो है रिसेंट में जो है गवर्नर जो है एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र हुए हैं या किसी को बनाया गया है नया, ठीक है, अपॉइंटमेंट में किया गया। तो बात आती है अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। आइए, हाँ, पहला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए राजधानी जो है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वहीं पे जो है राज्यपाल VD मिश्रा हैं, ठीक है।
त्रिपुरा की बात की जाए राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं और राज्यपाल जो है वो रमेश बैस हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल आर्यन रवि। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह और जो राज्यपाल हैं वो नजमा हेपतुल्ला। मिजोरम की अगर बात की जाए तो आइजोल जो है राजधानी है और जोराम थंगा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी। मेघालय की राजधानी शिलांग, मुख्यमंत्री कानराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है। तो देहरादून की एक जो है अभी ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी जो कि रिसेंट अपडेट करंट अफेयर्स तो वो है गैरसैंण बनाई गई है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो जो है बनाया गया है किसको, गैरसैंण को, जबकि ये जो है ग्रीष्मकालीन के अलावा जो है देहरादून है। बात आती है पंजाब, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल BP सिंह बदनौर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल जो है खट्टर मुख्यमंत्री, सत्यदेव नारायण आर्य जो है राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि वहाँ पर 7वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं बिहार की, और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड जो है वो झारखंड की राजधानी रांची, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, द्रौपदी मुर्मू जो है वहाँ की राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार 5वीं बार, ठीक है, और प्रो गणेशी लाल जो है वहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की अतिरिक्त कार्यभार जो है प्रभार संभाल रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ठीक है। यहाँ पर जो राज्यपाल थे उनकी मृत्यु होने की वजह से वहाँ का जो कार्यभार है कौन संभाल रहा है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह रायपुर है, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बात की जाए राज्यपाल तो अनुसुईया उइके, ठीक है, कौन है, अनुसुईया उइके। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कलराज मिश्र क्या है, राज्यपाल, ठीक है। गुजरात की राजधानी की बात की जाए तो गांधीनगर है और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। बात किया जाए अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा, वजुभाई वाला राज्यपाल हैं। गोवा की राजधानी पणजी, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी जो है वहाँ के अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो गोवा की जो अभी हाल ही में जो वहाँ की राज्यपाल रहे उनकी भी जो क्या है मृत्यु होने की वजह से वहाँ का जो कार्यभार है वो भगत सिंह कोश्यारी को संभाल रहे हैं, ठीक है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन जो है मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, TEK
पलानीस्वामी मुख्यमंत्री, बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और जो कि प्रस्तावित है अमरावती, ठीक है। और 3 राजधानियां जो है प्रस्तावित हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए कौन कौन सी हैं। जगन मोहन रेड्डी जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं। तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री और तमिलिसै सौंदरराजन जो है वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा स्टेट के राजधानी, मुख्यमंत्री प्लस राज्यपाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साउथ इंडियन है, वेस्ट इंडियन है, ठीक है, मध्य भारत हो गया, पूर्वी भारत, इस तरह आप देख सकते हैं सभी राज्यों को कवर किया। अब बात किया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है 2 हैं, एक ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू। लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो मनोज सिन्हा, ठीक है। जबकि इसके पहले जो वहाँ के पहले यानी जब पहला जम्मू कश्मीर जब पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था तो वहाँ के जो बनाए गए थे पहले राज्यपाल या उपराज्यपाल, जो प्रशासक कहेंगे, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय जो है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो जो उपराज्यपाल और प्रशासक जो बनाए गए थे नाम क्या था, गिरीश चंद्र मुर्मू, वहाँ के पहले राज्यपाल थे उपराज्यपाल। अब उनका जो है वो भारत सरकार के क्या है CAG बना दिए गए हैं, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख की जो राजधानी है वह है लेह और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उपराज्यपाल वो हैं राधाकृष्ण माथुर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और जो उपराज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। दिल्ली की जो राजधानी है वह दिल्ली, ठीक है, और अनिल बैजल जो है वो उपराज्यपाल हैं। जबकि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 2 ही केंद्र शासित प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री होते हैं, एक दिल्ली और पुदुचेरी। आप पॉलिटी में जो पढ़ते होंगे, जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें जो वोटिंग होती है उसमें जो चुने हुए जो है लोकसभा और जो विधानमंडल, ठीक है, उसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश 2 के जो है मेंबर शामिल होते हैं, जो कि दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल, पुदुचेरी की राजधानी जो है पुदुचेरी, और जो उपराज्यपाल हैं वो डॉक्टर किरण बेदी, पूर्व IPS, और जो है ये V नारायण शामी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दादरा और नागर हवेली की दमन द्वीप की बात की जाए तो ये दमन की राजधानी है और प्रफुल्ल पटेल जो है ये उपराज्यपाल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, देवेंद्र कुमार जो है उपराज्यपाल हैं। लक्षद्वीप की बात की जाए तो कवरत्ती और प्रफुल्ल पटेल जो है उपराज्यपाल हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि पहले जो है दादर और नगर हवेली ये अलग होते थे यूनियन टेरिटरी, और दमन द्वीप अलग होती थी, लेकिन अब दोनों जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिनकी जो राजधानी है वह दमन द्वीप है। तो पूछा जा सकता है कि दोनों जो मर्ज कर दिए गए यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं उसकी राजधानी क्या है, दमन है। और ये दोनों स्टेट जो है जो यूनियन टेरिटरी, इनको भी पूछी जा सकती है, ठीक है, एग्जाम में, तो याद रखना है। और ये जो दोनों स्टेट हैं ये जो प्रभावित हुए हैं ये 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, प्रभावित हैं। बात की जाती है, नोट क्या है कि 26 जनवरी 2020 से दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब भारत में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8, ठीक है, टोटल 36, ठीक है। तो 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है वर्ष 2020 में हुए महत्वपूर्ण आयोजन, सम्मेलन, थीम और उनके विषय, ठीक है। तो आइए देखते हैं आयोजन सम्मेलन का नाम और स्थान कहाँ पर हुआ और इसकी थीम क्या रही। तो ई गवर्नेंस 2020 जो कि ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है स्थान जो रहा वो मुंबई
और इसकी जो थीम थी वो भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है बात की जाए अगर इंडिया आइडियाज़ शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है संपन्न, और ये इसका जो थीम रहा वो बेहतर भविष्य निर्माण। विंग्स इंडिया 2020 का जो सम्मेलन था यह जो है बेगमपेट हैदराबाद में संपन्न हुआ है, और फ्लाइंग फॉर ऑल इसका थीम रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजन स्थल, थीम जो है न्यायपालिका और बदलता विश्व। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली, थीम क्या थी, टूवर्ड 2030 गोल्स, मेकिंग द डिकेड काउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो रहा वो है राष्ट्रीय महोत्सव 2020, तो ये जो है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, और फिट यूथ फिट इंडिया इसका जो है थीम रहा। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में संपन्न हुआ, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास ग्रामीण जो है विकास इसका थीम रहा। जबकि जो 8वां होना है वह जो है पुणे में होना है। ठीक है, बजट 2020, ये 8वां का मतलब 108वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा वह जो है पुणे में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली इस पॉइंट को प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन अगर बुक में दिया तो मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बजट 2020-21 में अगर बात की जाए तो ये जो है लोकसभा नई दिल्ली, ठीक है, यानी बजट का जो स्थान क्या रहा, लोकसभा में पेश किया जाता। ठीक है, तो जीवन यापन में आसानी इसका जो है वो थीम रहा। ठीक है, बजट 2020-21 का थीम क्या था, ईज ऑफ लिविंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया गया, लोकसभा नई दिल्ली, वेल्थ क्रिएशन इसका थीम रहा। विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन, प्रगति मैदान नई दिल्ली, और थीम की अगर बात की जाए गांधी द राइटर। ठीक है, क्या था, गांधी द राइटर। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2020 की अगर बात की जाए तो स्थान शारजाह, और जो थीम रहा वह था द वर्ल्ड रीड्स फ्रॉम शारजाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेफ एक्सपो 2020, तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये जो है लखनऊ में आयोजित किया गया, यह भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। ठीक है, तो डेफ एक्सपो 2020 जो है यह क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ करके इन्होंने पूछा था, जैसे कि अभी यूपी विधान परिषद सचिवालय का जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, तो उसमें पूछा गया था कि डेफ एक्सपो 2020 जो हुआ था ये कौन से नंबर का था, तो जो है ये 11वें नंबर का था। ठीक है, तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया, और इसका जो थीम रहा हुआ था भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। बात आती है अपेक 2020, तो इसका जो सम्मेलन वो मलेशिया जो कि वर्चुअल, और इसका जो थीम रहा वह रहा ऑप्टिमाइजिंग, क्या था, ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ फ्यूचर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ब्रिक्स 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका जो आयोजन हुआ रसिया। बात की जाए इसकी जो थीम, तो इसकी जो थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, दैट इज वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी विकास। नाम समिट 2020 की बात की जाए तो यह अजरबैजान में आयोजित की गई, और इसकी जो थीम थी वह थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। G20 2020 का जो आयोजन स्थल रहा वो सऊदी अरबिया। थीम की अगर बात की जाए तो सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, दैट इज रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन स्थल क्या रहा, तो मथुरा उत्तर प्रदेश, और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इसका थीम रहा। आसियान 2020 की अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वियतनाम में आयोजित, वियतनाम में जो है ये आयोजन स्थल रहा, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इसका सभी देशों ने जो है हिस्सा लिया, क्योंकि कोरोना काल। बात आती है इसकी जो थीम रही वह क्या था, तो ये जो थीम रही वो थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, आसियान कंट्री कौन सी हैं आप कमेंट में करके बताइएगा दोस्त, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट से चलने से पहले इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर हो जाएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये जो बस नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे, पूरी बुक का जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस लेक्चर को
दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही जो है बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली जो वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।